Hello students, in previous lecture we have studied about the theorems and angle subtended theorem, cyclic quadrilaterals and उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस देखे थे। तो आज अपन जो स्टार्ट करने वाले वो मेनली है तो सर्किल का पार्ट, लेकिन वो है 10th क्लास का पार्ट। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो 9th NCERT का पार्ट था। अभी जो आप IGSO की क्लास में अपन को 9th and 11th सब कवर करते हुए चलना है। तो अब जो अपन पढ़ेंगे आज वो मेनली होगा 10th का पार्ट, जिसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे सीकेंट एंड टेंजेंट्स को। तो सबसे पहले तो टॉपिक डाल लीजिए आप, secant and tangents। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ secant एंड टेंजेंट? सबसे पहली चीज तो ये होती है, लेट सपोज वी हैव अ सर्कल और एक लाइन है जो ये सर्कल को क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक सर्कल है, एक लाइन है, इस लाइन क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं secant। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट बट सीकेंट इज ए लाइन। देखो अगर सिर्फ मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाता, दिस इज द कॉर्ड नॉट ए सीकेंट। सीकेंट एक लाइन है जबकि कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। तो हम बात कर रहे हैं सीकेंट की, तो सीकेंट इज ए लाइन विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। और अगर मैं बात करूँ टेंजेंट की, तो एक बार बताओ टेंजेंट क्या होगी? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए। जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये सर्कल को क्या कर रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जहां पर ये सर्कल को टच करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो एक सर्कल और एक लाइन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है, या तो सर्कल लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं करे, उस केस को तो छोड़ ही दो, वो हमें कोई मतलब नहीं है। बट हो सकता है कि सर्कल और लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो, तो वो होता है सीकेंट वाला केस। और अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए तो ये केस होता है टेंजेंट वाला केस, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर होगा। नाउ अब बात करते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम्स की। तो सबसे पहले नंबर की थ्योरम लिखिए सेकेंट एंड टेंजेंट से रिलेटेड। Theorem number first, the angle between tangent and radius at the point of contact is 90 डिग्री। क्या बोला मैंने कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट सपोज दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल OAB जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 90 डिग्री। दिस एंगल इज बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। तो प्रूफ पे जाने से पहले मुझे एक थोड़ा सा जनरल चीज़ें बता दीजिए। लेट सपोज अगर मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक लाइन है, और मैं चाहता हूँ इस पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन? क्या मैं ये वाली डिस्टेंस काउंट करूँगा? क्या मैं ये डिस्टेंस काउंट करूँगा? क्या मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस काउंट करूंगा, या फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा डिस्टेंस काउंट करूंगा? तो बेटा बाय डिफॉल्ट जब भी हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, तो हम बाय डिफॉल्ट कौन से डिस्टेंस लेते हैं? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बाकी सब में। बाकी सबका क्या मतलब है कि ये वाली जो लाइन है वो इन बाकी तीन जो लाइंस मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की वो इससे सबसे छोटी होगी। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर लेते हैं, और यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी। नाउ अब हम बात करते हैं प्रूफ के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया C, और C को कर दिया O से ज्वाइन। ये A से डिफरेंट है। A तो है यहाँ पर सर्कल और टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट, और C मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया AB के ऊपर। टेक अ पॉइंट C ऑन AB एंड जॉइन O to C। तो बेटा मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल की अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एंगल अभी हमने 90 डिग्री निकाला नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है।
कुछ इस तरीके का ओ ए सी, और इस पॉइंट को अगर मैं डी एज्यूम कर लूँ तो क्या ओ डी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस का काम कर रही है, ओ डी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ ओ ए इक्वल टू ओ डी देन ओ ए इज लेस देन क्या होगा, ओ सी। भाई क्या होता है, ओ सी क्या है, ओ डी प्लस डी सी है ना, तो इट मीन्स ओ ए जो होगा वो ओ सी से क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि ओ ए इक्वल टू तो किसके, ओ डी के, दोनों किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के। इज इट क्लियर? एंड वी नो दैट अगर साइड्स, जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, और जो छोटी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर ओ सी बड़ी है ओ ए से, तो ओ सी के अपोजिट वाला एंगल जो होगा ए, वो ओ ए के अपोजिट वाले एंगल सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। नाउ अगर मैं सी के अलावा यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेता, डी ले लेता, या सपोज इधर ई ले लेता, तो बेटा ओ ए तो सबसे छोटी डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी इन सबसे। ओ ए अगर सबसे छोटी डिस्टेंस आएगी यहाँ पर, ओ ए इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग रिमेनिंग डिस्टेंसेस। अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मुझे बताओ पॉइंट और लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओ ए जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और क्या मुझे यही प्रूव करना था? देखो बात समझो, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ओ सी, और हमें पता है कि ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ ए होगा ही सही। अगर मैं सी के अलावा कहीं डी पॉइंट और ले लेता हूँ, या फिर इधर डी तो ऑलरेडी ले चुका, एफ पॉइंट ले लेता, या इधर कहीं और ई पॉइंट और ले लेता, तो भी ओबियसली सी बात है ओ ई ओ सी ये सब क्या होंगे, ओ ए से बड़े होंगे, यानी ओ ए ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इट मीन्स दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ ए जो है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होगा। इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट नंबर की थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पे चलने से पहले मुझे एक दो चीज़ें बता दीजिए कि लेट सपोज हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो क्या मैं इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकता हूँ क्या, जो इस पॉइंट से पास होती हो। इस पॉइंट से अगर कोई भी लाइन पास होगी तो वो सर्कल को क्या करेगी, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स है वो कितनी है, 0। बट अगर यही पॉइंट सर्कल के ऊपर होता कहीं पर, अगर यही पॉइंट सर्कल के ऊपर होता तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कितनी टेंजेंट बनेगी, 1। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर कितनी टेंजेंट्स बनती है बेटा, 2 टेंजेंट्स बनती है। कौन कौन सी, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। देखो 3 केसेस है यहाँ पर। जब सर्कल के अंदर पॉइंट हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0 होगी, जब सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 होगी, और अगर सर्कल के बाहर की तरफ कोई पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ थ्योरम नंबर 2 पर आते हैं। थ्योरम नंबर 2 बोलती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external point to circle are equal in length. The length of tangents from external point to circles are equal in length, and the tangents are equally inclined. The line joining
सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटर्नल पॉइंट। क्या मीनिंग है इसका? लेट सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर की तरफ एक पॉइंट है P, और मैंने इस P पॉइंट से यहाँ पर ये जो दोनों टेंजेंट्स बनाई है, ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। लेट सपोज दिस पॉइंट इज T1 एंड दिस पॉइंट इज T2। तो पहला स्टेटमेंट तो ये था कि PT1 इज इक्वल्स टू PT2, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट्स बनेगी वो सब, जितनी भी क्या दो ही टेंजेंट्स बनेगी, उन सब की दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। साथ में मैंने ये चीज़ भी बोली है कि अगर मैं इसको, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये दोनों टेंजेंट्स इस लाइन के साथ में क्या होगी? इक्वली इंक्लाइंड होगी। यानी कि यहाँ पर एंगल T1PO इज इक्वल्स टू एंगल क्या होगा? T2PO। ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, तो बात कर लेते हैं हम प्रूफ की। प्रूफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं O को क्या करूंगा? T1 से, और O को मैं क्या करूंगा? T2 से ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन O to T1 एंड T2, एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल OT1P इज इक्वल्स टू एंगल OT2P इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो OT1P एंड सेकंड इज OT2P। नाउ इन ट्राइंगल OT1P एंड ट्राइंगल OT2P, दोनों को हम चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट करना। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपके पास इक्वल है। OT1 इज इक्वल्स टू OT2 हो गया, बिकॉज दोनों रेडियस का काम कर रही है। सेकेंड थिंग इज OP दोनों में कॉमन हो गया, एंड थर्ड थिंग इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये दोनों में 90 का एंगल हो गया। तो OT1P इज इक्वल्स टू OT2P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया लगाऊंगा मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का? RHS 90 हाइपोटेनस साइड, 90 हाइपोटेनस साइड। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OT1P is congruent to triangle OT2P। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, हम ये बोल सकते हैं बाय सेपिसिटी द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बाय सेपिसिटी हम ये बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हो गए बेटा? अगर T1P यानी लास्ट टू लेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी लास्ट टू लेटर्स सेम होंगे या नहीं होंगे? T1P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T2P, जो हमें लाना था। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सारे क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से होंगे। सेकेंड थिंग, ये दोनों एंगल्स इक्वल लाने थे, तो यहाँ पर देखिए एंगल OPT1, क्या यहाँ पर OPT2 के इक्वल हो जाएगा? ये लेकर आना था हमें। और हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ना, वो भी क्या होगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। POT1 इज इक्वल टू POT2, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। हैंड्स प्रूव्ड। इज इट क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ फिर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, इफ all the sides of a parallelogram touches a circle, then prove that it is a rhombus। अगर किसी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स एक सर्कल को टच कर रही है तो हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या होगा? rhombus होगा। What is the meaning of this statement? Let's suppose we have a parallelogram like this, और एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम की सभी साइड्स जो है उस सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। लेट्स सपोज ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर आर 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, एंड पैरेललोग्राम का हमने नाम दे देते हैं ABCD। दिस पॉइंट्स आर PQRS।
हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए। देखो गिवन स्टेटमेंट्स तो क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। बट हमें ये प्रूव करना है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर मैं AB को BC के इक्वल ले आता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। टारगेट है मेरा AB को BC के इक्वल लेकर आना। तो लेट सपोज सबसे पहले हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन थी वो लिख दी। एक तो AB इक्वल टू था आपका पास CD के, और एक BC इक्वल टू क्या है, AD के। और जो प्रूव करना है वो मुझे क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल टू क्या आ जाए, BC। अगर AB इक्वल टू BC आ गया तो बाकी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। नाउ सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि AP की लेंथ स्मॉल a है, तो मुझे बताओ क्या AS की लेंथ भी स्मॉल a होगी क्या। वाई? बिकॉज द A इज कैपिटल A इज एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से AS और AP दो टेंजेंट्स है, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए प्रूफ क्या लगाया मैंने, वी नो दैट, पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external point are equal, so that we can say that AP equal to AS equal to small a। अगर मैं इसको B स्मॉल b एज्यूम कर लूँ तो AB स्मॉल b हो जाएगा। ओके, नाउ CQ इक्वल टू CR होगा, अगर इसको स्मॉल c कंसीडर कर ले तो ये भी स्मॉल c हो गया। एंड फोर्थ इज DR इक्वल टू DS, इसको स्मॉल d कंसीडर कर ले तो DR इक्वल टू DS यानी कि स्मॉल d लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमें जो गिवन चीज़ें पता है वो क्या क्या है, AB इक्वल टू BC यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। इट मीन्स अगर मैं AB इक्वल टू CD करता हूँ और AB की वैल्यू की बात करूँ तो वो A प्लस B है और ये है C प्लस D। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मैं बात करूँ BC इक्वल टू AD, तो यहाँ पर BC कितना है और DA कितना है, B प्लस C इज इक्वल टू D प्लस A। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC। अगर मैं AB की बात करूँ तो A प्लस B है और BC की बात करूँ तो B प्लस C। B तो दोनों में कॉमन है ना, इसका मतलब मेरा टारगेट है A इक्वल टू C लेकर आना है। तो बताओ इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व करूँ कि A इक्वल टू क्या आ जाए, C आ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 में से 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 1 में से मैंने कर दिया 2 को सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या मिलेगा, A प्लस B में से माइनस करना है B और C को लेफ्ट हैंड साइड में, तो और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, C प्लस D में से D और A को करना है सब्ट्रैक्ट। जो जो चीज़ें कट रही है उसको काट दीजिए। A माइनस C इज इक्वल टू C माइनस A, माइनस A इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा और C उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ C हो गया, यानी A इक्वल टू क्या आ चुका है, C। अगर A और C में मैं कॉमन पार्ट B को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस C, एंड A प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ AB और B प्लस C को मैं लिख सकता हूँ BC। यानी मैंने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया। अगर AB इक्वल टू BC है तो मैं बोल सकता हूँ कि BC चारों साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या है, रोम्बस। मुझे यही प्रूव करना था, जल्दी से नोट कीजिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए यहां पर, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली at C. Two circles touch externally at C and a common tangent touch them at A and B. Touch them at capital A and capital B. Then prove that. यहाँ पर दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होगा द कॉमन टेंजेंट एट
द कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट ए बी, बाइसेक्ट ए बी। एंड सेकेंड थिंग इज, देखो एक तो चीज प्रूव करनी है ये वाली, और सेकेंड थिंग इज ए बी सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सी। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से रीड करने के बाद डायग्राम बनाइए और ट्राई कीजिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। तो अपन आते हैं इसके सॉल्यूशंस पर, कैसे करना है। हमारे पास दो सर्कल से, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। मैंने ये बना दी इसकी कॉमन टेंजेंट, एक को तो कर रही है ए पर इंटरसेक्ट, दूसरे को कर रही है बी पर इंटरसेक्ट। ओके, दीज आर दी फिगर। नाउ अब हमें जो चीज प्रूव करनी है उस पर आते हैं। द कॉमन टेंजेंट एट सी, सी पर भी बनानी है मुझे कॉमन टेंजेंट, तो वो कुछ इस तरीके की होगी। ये कॉमन टेंजेंट क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी ए बी को। लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट को एम बोल दूं तो मुझे ये प्रूव करना है ए एम इक्वल टू एम बी। देखो हमें क्या चीज प्रूव करनी है वो लिखते चलो। फर्स्ट थिंग मुझे प्रूव करनी है ए एम इक्वल्स टू एम बी, और सेकंड रिजल्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेकंड रिजल्ट बोल रहा है कि ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट सी। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करूं, बी को सी से ज्वाइन करूं, तो मुझे लाना है ये एंगल ए सी बी कितना, 90 डिग्री। इज इट क्लियर। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर लेके आनी है। नाउ बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट मैं यूज में लूँगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। यहाँ पर m जो पॉइंट है वो पहले वाले सर्कल के लिए और दूसरे वाले सर्कल दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर मैं इस m से दोनों के ऊपर टेंजेंट्स ma और mc ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों इक्वल होगी, और सेकंड के ऊपर mb और mc ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इट मीन्स क्या, ma इक्वल टू mb इक्वल टू mc हो जाएगा। देखो पहले वाले केस के लिए तो होगा ma इक्वल टू mc, दूसरे वाले केस के लिए होगा mb इक्वल टू mc। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स होंगे, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो क्या फ्रॉम इक्वेशन और 1 और 2 से मैं mc दोनों में कॉमन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि एम ए इक्वल टू क्या आ चुका है, एम बी। इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या हमें पहला रिजल्ट यही प्रूव करना था। नाउ बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अगर मैं ट्राइंगल ए एम सी के अंदर बात करूं तो यहाँ पे ए एम इक्वल टू एम सी, लेट सपोज दिस एंगल इज स्मॉल एक्स, तो क्या ये वाला एंगल भी स्मॉल एक्स होगा क्या। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एंगल एम ए सी इक्वल टू एंगल एम सी ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स अज्यूम कर लिया हमने। और सेकंड ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर एम बी और एम सी अगेन इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैंने दोनों को वाई वाई अज्यूम कर लिया। एंड एंगल एम बी सी इक्वल टू एंगल एम सी बी इक्वल टू वाई। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर तीन एंगल्स से ए बी एंड सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल है एक्स, बी की वैल्यू वाई एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई। इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। और अगर फिगर से मैं ऑब्जर्व करूँ तो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, एंगल ए सी बी है क्या। तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई मतलब एंगल ए सी बी, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमें यही लाना था एंगल ए सी बी को 90, तभी तो ए बी सी पर एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। सेट क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से हमने यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनाई है। दिस इज ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सॉरी, और एक और टेंजेंट बनाई है मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से सर्कल के ऊपर।
दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ए पॉइंट से तो ए बी और ए सी दो टेंजेंट हो गई, ई एफ अलग टेंजेंट है जो सर्कल को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन है हमारे पास कि इफ ई बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। ए बी अगर मुझे 10 दे दिया और उस ट्राइंगल ए ई बी का मुझे ए ई एफ का मुझे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ट्राइंगल ए ई एफ का पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या है कि मुझे इसके तीनों साइड्स का सम फाइंड करना है, कि मुझे फाइंड करना है ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ है। इज दैट क्लियर? ये तीनों साइड्स का सम हो गया ए ई एफ और ए एफ। क्या मैं जो ये ई एफ नजर आ रहा है उसको ई डी प्लस डी एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि डी इसका मिडिल पॉइंट, अंदर की तरफ कोई पॉइंट है तो ई डी प्लस डी एफ लिख सकता हूँ। किसको? ई एफ को। इस ई एफ को मैंने क्या लिख दिया, ई डी प्लस डी एफ। ओके, नाउ मुझे एक चीज बताओ, अगर ई पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, यानी ई बी इक्वल टू ई डी होगा क्या? तो मैं इस ई डी को क्या लिख रहा हूं, ई बी। क्यों? क्योंकि ई डी और ई बी आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो डी एफ इक्वल टू मैं एफ सी भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि एफ भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से। ओके, साथ में हमारे पास ए ई और एफ, तो एफ है तो चल ही रहा था। अब बताओ, अगर मैं ए ई और ई बी को मिला दूँ, ए ई और ई बी को मिला दूँ तो क्या टोटल ए बी बन जाएगा क्या? और अगर मैं एफ सी और एफ ए को मिला दूँ, एफ सी और एफ ए को, तो क्या बन जाएगा, ए सी। ए सी प्लस ए बी, ए बी ये रहा, ए सी ये रहा। और वी नो दैट ऑल्सो कि ए पॉइंट अगर एक्सटर्नल है तो ए बी और ए सी की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो यहाँ पर अगर ए बी 10 है तो क्या ए सी भी 10 हो जाएगा, तो क्या 20 आ जाएगा क्या? तो बेटा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जब भी हम इस ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर जो है होता है डबल होता है किसका, ये जो टेंजेंट्स होती है, ए सी बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल होगी। ये टेंजेंट्स की लेंथ का क्या होता है, डबल होता है इसका पेरीमीटर। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो वही सेम रिजल्ट इसी तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाइए। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। इस सर्कल के ऊपर ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो डायग्राम अच्छे से समझिए। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ए पॉइंट तो है पहली वाली टेंजेंट्स के ऊपर पॉइंट, बी पॉइंट है दूसरी वाली टेंजेंट्स के ऊपर पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा आपका सबका। लेट सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E। ओके, हमें इस एंगल को 90 डिग्री लाना है। कैसे लेकर आए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस सेंटर O को C से, D से और E से ज्वाइन कर दिया। तो वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ज्वाइन O टू C, D एंड E। एंगल्स हो चुके हमारे पास 90 के। हमें ये चीज़ भी पता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होती है किससे, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ए हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही, ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये y है, तो क्या ये भी y हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर? देखिए बात समझे मेरी, बी पॉइंट एक्सटर्नल था, इससे जो दो टेंजेंट्स बनाई है वो इक्वली इंक्लाइंड हो गई क्या इस लाइन से? ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x। गिवन था दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो क्या ये जो लाइन है CD, ये CD एक स्ट्रेट लाइन होगी क्या? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन खींचूंगा मैं स्ट्रेट लाइन होगी, डेफिनेटली ओ से जरूर पास होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये एंगल हमारा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एक बार बताओ, ये जो ओ पॉइंट पर ये सभी एंगल्स बन रहे हैं एक्स एक्स वाई वाई, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम होता है 180 डिग्री। तो 8 पॉइंट ओ की अगर मैं बात करूँ तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 180 डिग्री। कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 90 डिग्री। एंड x प्लस वाई क्या है आपके पास? क्या वो एंगल ए ओ बी है क्या? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा? क्या हमें यही प्रूव करना था? इज इट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक इन सर्कल बनाया हुआ है। इन सर्कल का मतलब जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ए बी की लेंथ दे दी है 5 और बी सी की लेंथ दे दी है 12, और हमें फाइंड करना है फाइंड दी इन रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड द इन रेडियस ऑफ सर्कल। देखो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, बनाना भूल गया मैं। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 12 आपको गिवन है, और इस सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे? ध्यान से समझिए। ये 2 पॉइंट से जहाँ 3 पॉइंट से जहाँ पर ये सर्कल इसको टच कर रहा है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज पी क्यू एंड आर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं सेंटर को यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करता हूँ, ये एंगल होगा हमारे पास 90, और ये एंगल भी कितना होगा? 90। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 है तो चौथा एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। लेट सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर हो गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपके पास पी ओ क्यू बी, क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा क्या? क्योंकि चारों एंगल्स 90 डिग्री है। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स है वो एडजेसेंट साइड्स भी कैसी है? इक्वल है। तो ये क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होगी, यानी बीपी भी स्मॉल आर होगा और बी क्यू भी कितना होगा? स्मॉल आर। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू सी? क्या ये जो क्यू सी होगा वो 12 माइनस आर हो जाएगा क्या? क्योंकि टोटल 12 था, ये आर हो गई तो ये 12 माइनस आर। एंड सिमिलरली अगर ये टोटल 5 थी तो ये 5 माइनस आर हो गया। इज दैट क्लियर? एपी की लेंथ कितनी आ गई है? 5 माइनस आर, और क्यूसी की लेंथ कितनी आ गई है? 12 माइनस आर। नाउ अब हम बात करते हैं, ये ए जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए, और इस सर्कल से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एपी और ए आर। तो एपी की लेंथ और ए आर की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। एपी अगर 5 माइनस आर है तो ए आर भी कितना होगा? 5 माइनस आर। सेकेंड थिंग, क्यूसी और आर सी फिर से इक्वल हो जाएंगे, तो अगर ये 12 माइनस आर है तो ये भी कितना होगा? 12 माइनस आर। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स 5 और 12 है, तो बताओ थर्ड लेंथ कितनी होगी? क्या है? टोटली पाइथागोरन थ्योरम लगा के हम 13 निकाल सकते हैं, बिकॉज 5, 12 और 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो मुझे बताओ ये जो टोटल AC है वो हमारी कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। वी नो दैट AC इक्वल टू 13, और AC के हमने 2 पार्ट कर दिए, AR और RC। तो AR प्लस RC इक्वल टू भी 13 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AR? दिस इज 5 माइनस आर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC? 12 माइनस आर। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल r की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। 5 और 12 हो जाएगा 17 माइनस 2r इक्वल टू 13, इट मीन्स 2r इक्वल टू 4। तो r की वैल्यू कितनी? 2। यानी सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी आएगी बेटा? 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स of radius 5 centimeter and 4 centimeter. Find the length of chord of larger find the length of chord of larger circle which is tangent to a smaller circle. देखो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, एक की रेडियस है 5, दूसरे की रेडियस है 3. क्या दोनों सर्कल्स कुछ इस तरीके से होंगे? दिस इज द कॉमन सेंटर. गिवन है हमारे को क्या फाइंड करना है, ऐसे कॉर्ड की लेंथ जो बड़े वाले पर तो कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले पर टेंजेंट है, तो क्या कुछ इस तरीके से होगी? क्या मुझे इस ए बी कॉर्ड जो है वो बड़े वाले की तो कॉर्ड का काम कर रही है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम अज्यूम कर ले तो ये एम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया छोटे वाले सर्कल के लिए. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मैंने ओ को कर दिया एम से ज्वाइन. तो बताओ क्या ओ एम जो है वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और ये क्या है 3 का काम करेगी क्या? ओ ए जो है वो क्या रेडियस है क्या लार्जर सर्कल की, तो ये 5 का काम करेगी क्या? एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. तो बताओ ट्राइंगल ओ एम ए जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है, तो जो रिमेनिंग साइड होगी एम ए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आप उसे 4 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अगर एम ए 4 है तो क्या एम बी भी 4 होगी क्या? क्यों? क्योंकि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. वी नो दैट ए एम इक्वल टू क्या दे रखा है, बी एम, दोनों 4 के इक्वल हो जाएंगे. तो बताओ क्या ए बी की जो टोटल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या? ओके, नाउ अगेन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर है. ट्राइंगल इज ए बी सी और ए बी सी के अंदर ए से डी बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ कर दिया. देयर आर 2 सर्कल्स और इन दोनों सर्कल्स के अंदर हमने इन सर्कल्स बना दिए. दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमने इन सर्कल्स बना दी. दोनों इन सर्कल्स ए डी के ऊपर सेम पॉइंट पी से पास होता है. दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल्स एंड टेंजेंट ऑल्सो. ठीक है, और इस तरीके का हमें डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के अंदर जो मेजरमेंट्स दे रखी है गिवन दैट ए बी इक्वल टू दे रखा है आपको 130, ए सी इक्वल टू दे रखा है 200 एंड बी सी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 260. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी. इज इट क्लियर? ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दिया आपको, ए बी इक्वल्स टू 130 दे दिया है, ए सी इक्वल टू 200 दे दिया है और बी सी इक्वल टू 260 दे दिया गया है. ठीक है, हमें फाइंड करनी बी डी की लेंथ. तो बेटा ध्यान से समझिए कैसे करेंगे हम इसको. यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है. हमने इसको ए अज्यूम कर लिया तो क्या है 130 माइनस ए हो जाएगा. अगर ये ए है तो ये पॉइंट जो है अगर ई अज्यूम कर लो तो बी की लेंथ स्मॉल ए हो गई. अगर ये बी है तो क्या ये भी बी और ये भी बी हो जाता है क्या? क्योंकि डी इक्वल टू डी पी और डी पी इक्वल टू डी एफ है तो क्या ये तीनों स्मॉल बी का काम करेगी. अगर ये 130 माइनस ए है तो क्या ये भी 130 माइनस ए होगा क्योंकि ये 130 माइनस ए होगी. भाई ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि टेंजेंट से. और ये लेंथ इस लेंथ के आपस में इक्वल होगी, दोनों 130 माइनस ए होगी. तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी आएगी? 200 में से आपको क्या करना है 130 माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करना है. क्या ये 70 प्लस ए हो जाएगा? और अगर ये 70 प्लस ए है तो क्या ये भी 70 प्लस ए होगा क्या? इज इट क्लियर? देखिए आपने इसको ए एज्यूम किया, इसको बी एज्यूम किया, ये तीनों भी बी हो गई. ये ए था, ये 130 माइनस ए हो गया, तीनों 130 माइनस ए हो गई. टोटल 200 में से 130 माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया, 70 प्लस ए हो गया. ये भी हो गया आपका 70 प्लस ए. नाउ बात करते हैं हम टोटल लेंथ बी सी की.
तो BC हमें टोटल कितना हुआ था, दिया हुआ था 260। BC के अंदर हमने देखा 4 पार्ट से, BE, ED, DF एंड FC, सबको मैंने अलग अलग लिख दिया। BC को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया BE, सेकेंड हो गया ED, थर्ड इज DF एंड फोर्थ इज FC। सबकी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट कीजिए। BE हो गया A, ED हो गया कितना, स्मॉल b, DF इज ऑल्सो स्मॉल b एंड दिस इज 70 प्लस A। 2 बार A और 2 बार B है तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B लिख देते हैं। 70 उधर जाके माइनस होगा तो 190 दे देगा। तो यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई है, 95। और हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी, क्या वो BD फाइंड करनी थी। और BD की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्या BD A प्लस B है क्या, तो हमने डायरेक्टली क्या अज्यूम कर लिया, 95। देखो बेटा इस क्वेश्चन से हम ये भी निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC। DC भी क्या होता है, 70 प्लस A प्लस B। A प्लस B की वैल्यू हमें पता है 70 और ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ B, ED और DF और FC, तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर टोटल सम पूछ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें A प्लस B का सम पता है, इंडिविजुअल A और B की वैल्यूज नहीं पता है। ओके, तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे की जो थ्योरम्स, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम्स वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।